हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टॉपिक शुरू करने वाली हूँ फोरियर सीरीज़। फर्स्ट चैप्टर है आपके सिलेबस में। फोरियर सीरीज़ लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये इसमें सीरीज़ जो है फंक्शन के ही सीरीज़ होती है। सो फंक्शन क्या है? एफ एक्स का मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ एफ इज़ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स। अब ये पीरियोडिक कब होगा फंक्शन? जब भी हम x में कोई चीज़ ऐड करें, कोई वैल्यू ऐड करें, तो वो फंक्शन की सेम वैल्यू दे। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। सो ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस टी जब हम डालेंगे तो वैल्यू जो आएगी फंक्शन की वो सेम एफ एक्स के बराबर आनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। t क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव कांस्टेंट है। और जो t की लीस्ट वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है, उसको कहते हैं हम फंक्शन का पीरियड। जैसे एग्जांपल ले लें, अगर हम साइन एक्स की एग्जांपल लें अगर, तो साइन एक्स क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है। साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, साइन ऑफ एक्स प्लस 4 पाई, एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस 6 पाई, इन सब की वैल्यू किसके बराबर आती है? साइन एक्स के बराबर होती है। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि साइन एक्स जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है? 2 पाई, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो पीरियड की है यहाँ पे वो 2 पाई की है। तो 2 पाई इज़ द लीस्ट पीरियड और द पीरियड ऑफ साइन एक्स। सिमिलरली साइन एन एक्स और कॉस एन एक्स, ये भी पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। इनका जो पीरियड है दैट इज़ 2 पाई/n, वेयर n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। tan x और cot x जो हैं ये भी पीरियोडिक फंक्शंस हैं। इनका पीरियड कितना है? पाई के बराबर। अब ये जो हैं पीरियोडिक फंक्शंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं। जैसे अगर ये इस फॉर्म में वेव है, ठीक है, जिसको ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है एफ एक्स हमेशा वाई एक्सिस की तरफ होता है और एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस की तरफ होती है। ये एक वेव है, तो ये फंक्शन इसको रिप्रेजेंट करता है वेव को। ये इसका टाइम पीरियड आ गया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ, एक पीरियोडिक फंक्शन है। उसी तरह ये एक और एग्जांपल है पीरियोडिक फंक्शन की। ये वेव फॉर्म आ गई आपकी, ठीक है, आउटपुट ऑफ एक फुल वेव रेक्टिफायर अगर हम लें तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन बनता है। ये इसका टाइम पीरियड, ये आ गया ना, एक मिनिमम वैल्यू ऑफ t। उसी तरह ये एक और वेव फॉर्म है, तो ये फंक्शन की वैल्यू है और ये है इस तरफ आ गया x की वैल्यू। सो यहाँ से लेके यहाँ तक t की वैल्यू, इसका ये टाइम पीरियड शो कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं इवन एंड ऑड फंक्शंस की। जैसे आपको पता है इवन वैल्यू क्या होती है? 2, 4, 6, 8 एट्सेट्रा, है ना। और ऑड क्या होती हैं वैल्यूज़? 1, 3, 5, 7 एट्सेट्रा। सो फंक्शन इवन और ऑड कब होगा? अगर हम लें कोई फंक्शन एफ एक्स, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन इवन कब होगा? जब हम अगर x को नेगेटिव वैल्यू दें फिर भी फंक्शन की वैल्यू सेम रहे, वो चेंज ना हो, ठीक है। f of minus x, if f of minus x remains equal to fx, then we say that this function fx is an even function. एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। जैसे अगर मैं ये फंक्शन ले लूँ x की पावर 4, ठीक है, जब मैं x को नेगेटिव वैल्यू दूंगी तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। तो माइनस एक्स की पावर 4 क्या आएगा? अगेन एक्स की पावर 4 हो जाएगा, बिकॉज 4 इज़ एन इवन वैल्यू, है ना। सो एक्स की पावर 4 आ जाएगा विच इज़ अगेन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। सो एक्स की पावर 4 क्या हुआ? फिर एक इवन फंक्शन हुआ। उसी तरह 2x की पावर 6 माइनस 4x² प्लस 5, इसमें भी अगर मैं x को नेगेटिव वैल्यू दूँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज पावर इज़ इवन हेयर, यहाँ पे भी इसकी पावर इवन है, तो वो नेगेटिव वैल्यू अगर मैं दूंगी तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, x को, ठीक है। सो ये फंक्शन भी सेम रहेगा। उसी तरह cos x, cos ऑफ माइनस एक्स अगर लिखूँ तो अगेन cos ऑफ माइनस एक्स इज़ cos x, हमेशा यही होता है, तो cos x एक इवन फंक्शन है। उसी तरह x³ sin x, अब देखो sin x जो है वो एक ऑड फंक्शन होता है, बिकॉज साइन ऑफ माइनस एक्स जब हम लिखते हैं तो वो माइनस साइन एक्स बनता है। sin x हो गया ऑड फंक्शन। x की पावर 3 एक ऑड फंक्शन हो गया, बिकॉज माइनस ऑफ x³ लिखेंगे तो माइनस x³ बन जाएगा। अब ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ऑड को मल्टीप्लाई करें जब तो वो बन जाता है इवन, ठीक है ना। जैसे अगर -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? +2, माइनस माइनस प्लस हो गया। वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ हो रही है। ये ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, ऑड मल्टीप्लाई होके क्या बन जाते हैं? इवन फंक्शन। उसी तरह x² इवन फंक्शन है, cos x भी इवन फंक्शन है, तो ये दोनों हो गए
इवन फंक्शन। ई रेस पावर एक्स और ई रेस पावर माइनस एक्स ये भी हमारा क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि आप जब इसको करेंगे ई रेस पावर माइनस एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस माइनस प्लस एक्स, सेम यही चीज़ बन जाएगी, तो ये हो गया इवन फंक्शन। अब ग्राफिकली एक इवन फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, द ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। मतलब जो इवन फंक्शन का ग्राफ है वो वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिकल होता है। कैसे, ये देखें, ये आ गया आपका इवन फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन इवन है तो हम इसको, इसकी वेरिएशन जो इसका ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ले रहे हैं, ये सिमेट्रिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। मतलब यहाँ से ये देखो, ये एक लाइन इधर आ रही है, एक लाइन इधर आ रही है, ठीक है। ये फंक्शन सिमेट्रिकल है दोनों तरफ, जितनी वैल्यू इसकी इस तरफ है नेगेटिव वाली साइड, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, उतनी ही वैल्यू इसके इस तरफ है। मतलब वाई एक्सिस के दोनों तरफ एफ एक्स जो है वो उसकी वैल्यू बराबर इक्वल आ रही है। तो एफ एक्स क्या है, दिस इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब इवन फंक्शन को जब हम इंटीग्रेशन करते हैं इसकी, तो हम लिखते हैं इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, बिकॉज ये हमारा फंक्शन सिमेट्रिकल है, इस तरफ वाली वैल्यू और इस तरफ वाली वैल्यू इसकी सेम ही रहती है। तो हम इवन फंक्शन को जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई, ये एक इसकी प्रॉपर्टी है कि वो हमारा इंटरवल टूट के हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ज़ीरो टू पाई, ट्वाइस ऑफ ज़ीरो टू पाई। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ वैल्यू इसकी सेम होती है। तो एक तरफ अगर हम इंटीग्रेट करके उसको ट्वाइस कर दें तो दोनों की वैल्यू हमें मिल जाती है, ठीक है। सो हम इसको प्रॉपर्टी है इवन फंक्शन की कि अगर एफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन तो क्या होता है, माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स जो है इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ, और इंटरवल हमारा हो जाता है 0 टू पाई, हाफ हो गया इंटरवल एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हम आगे फोरियर सीरीज में बहुत बार यूज़ करते हैं। सो ए फंक्शन इफ एफ एक्स इज सेड टू बी ऑड फंक्शन, ऑड कब होगा, जब एफ ऑफ माइनस एक्स हमें वैल्यू दे माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर, जैसे कि एक्स क्यूब। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब लेते हैं हम। अब यहाँ पे मैं एक्स क्यूब में यहाँ पे एक्स को माइनस एक्स लिख देती हूँ, तो माइनस एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, तो ये ऑड फंक्शन हुआ। उसी तरह एक्स की पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x, इन सब में एक्स की पावर क्या है, ऑड है, तो एक्स को अगर नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये पूरा चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है, सेम फंक्शन की वैल्यू नहीं रहेगी। तो उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ एन ऑड फंक्शन। साइन एक्स ऑड फंक्शन है, मैंने बताया आपको। tan 3x एक ऑड फंक्शन है। एक्स क्यूब कॉस एक्स, अब कॉस एक्स तो इवन फंक्शन है, एक्स क्यूब है ऑड फंक्शन। इवन और ऑड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, हमें ऑड फंक्शन मिलता है। जैसे कि अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें -1 से तो हमें वैल्यू मिलेगी -2। 2 इज़ इवन, 1 इज़ ऑड, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ये ऑड है, ये इवन है, इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड मिलेगा फंक्शन। एक्स क्यूब ऑड है, इवन है, साइन एक्स ऑड है, ठीक है, इवन और ऑड ये भी हमें ऑड फंक्शन देगा, ठीक है। तो ग्राफ जो अगर हम इसका बनाते हैं ऑड फंक्शन का, इट हैज़ सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ये देखो, मतलब जो एफ एक्स की वैल्यू इस तरफ है, इस तरफ आना हो नीचे तो ये ज़ीरो के यहाँ से इस तरफ आ जाएगा, इसके इन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है। जो वैल्यू इसके इस तरफ है वो इसके अपोजिट है, ठीक है। तो हम इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं माइनस पाई टू पाई एफ एक्स को, फंक्शन को, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो वैल्यू एक तरफ होगी एफ फंक्शन की, दूसरी तरफ उसकी अपोजिट होगी, तो वो दोनों कैंसिल कर देंगी आपस में। तो टोटल जो इंटीग्रेशन है इसकी माइनस पाई टू पाई वो हो जाती है 0। तो ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। और इवन फंक्शन में हम लिखते हैं माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाता है ट्वाइस 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ हो जाता है माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो ये 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस की। फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अगर हम कहें कि एक फंक्शन एफ एक्स है हमारे पास और ये कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू ए, इफ़ एंड ओनली इफ़। क्या कंडीशंस होती हैं,
लिमिट जब हम लगाएं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ a, इसकी वैल्यू एफ ऑफ a के बराबर आनी चाहिए जब हम एफ एक्स पे लिमिट x टेंड्स टू a लगाएं। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस इन द इंटरवल। अगर हम यहाँ तो हमने पॉइंट लिया a, अगर इंटरवल लें a b, तो उस टाइम पे एफ एक्स कंटिन्यूस कब होगा? इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल में ये फंक्शन हर एक पॉइंट में, जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं उनके इस इंटरवल में, उस हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस हो। नाउ हमें पता है जो लिमिट है एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए, इट कैन एग्जिस्ट ओनली इफ़, ये कब एग्जिस्ट करती है? जब दोनों लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड लिमिट जो हैं एफ एक्स की वो एग्जिस्ट करें। ठीक है, और दोनों आपस में बराबर हों। So we may say that a function f(x) is continuous at point x equal to a if ये वाली कंडीशन, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 f(x), या आगे राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर में इक्वल हों किसके? f ऑफ a के बराबर हों। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम कहते हैं कि जो फंक्शन जो है एफ एक्स वो कंटिन्यूस है एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, और फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होता है? एट एक्स इक्वल टू ए इफ पहला, अब तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होगा? अगर ये डिफाइंड नहीं है, इफ द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए। दूसरा, द फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए बट हैज़ गॉट नो यूनिक लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ए, मतलब डिफाइन हो गया। पहली तो कंडीशन है कि या तो ये डिफाइंड नहीं है एक्स इक्वल टू ए पे। दूसरा आ गया, समझो चलो डिफाइंड है लेकिन इसके पास कोई लिमिट नहीं है एक्स टेंड्स टू ए, ये लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। तीसरा आ गया कि चलो हम ये मान लेते हैं कि एफ ऑफ ए जो है ये भी एग्जिस्ट करता है और लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, ये डिफाइंड हो गया ना एफ ऑफ ए के बराबर। ठीक है, हम कहते हैं कि डिफाइंड भी है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, बोथ आर अनइक्वल। तो देन वी कैन से दैट द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो फंक्शन क्या हो जाता है? हमारा डिसकंटिन्यूस होता है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है? कंटिन्यूस हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फोरियर सीरीज़ की। फोरियर सीरीज़ जो थी एक साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी, जे बी फोरियर उसका नाम था। जे बी फोरियर ने 1822 में एक थ्योरम दी थी जिसको यूज़ करके कोई भी कम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन जो है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, द थ्योरम स्टेट्स दैट एनी कम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन और पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सीरीज ऑफ साइंस एंड कोसाइंस इन द फॉर्म, ये है फोरियर सीरीज़ की स्टेटमेंट, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, पीरियोडिक फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, इसको हम लिख सकते हैं ए नॉट प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ये इसकी फॉर्म, फोरियर सीरीज़ की फॉर्म जो है, जनरल फॉर्म, वो हमेशा यही रहती है। अब यहाँ पे ए नॉट, ए एन, बी एन, ये क्या हैं? ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ फोरियर सीरीज़। ए नॉट, ए एन और बी एन, ये हमारे हैं कोफिशिएंट्स ऑफ फोरियर सीरीज़। ठीक है, जब भी हम फोरियर सीरीज़ लिखते हैं किसी भी फंक्शन के लिए तो हमें ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना पड़ता है और उसको हम इस सीरीज़ में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारी फोरियर सीरीज़ बन जाती है फॉर दैट गिवन फंक्शन। अब ए नॉट को, ए एन को और बी एन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं और वो फार्मूलाज कहाँ से आते हैं? वो फार्मूला हमने डिराइव किए हुए हैं, जैसे उसे हम कहते हैं इवेल्युएशन ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द फोरियर सीरीज़। अब फोरियर सीरीज़ के कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? ए नॉट, ए एन एंड बी एन। सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू फोरियर सीरीज़ की फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज़, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। सबसे पहले हम ये जो हमारा कोफिशिएंट है ए नॉट, इसको इवेलुएट करेंगे।
हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं बिटवीन द लिमिट्स -π टू +π, दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो ये हो गया -π टू π fx dx इज इक्वल टू a0। अब a0 के साथ तो कुछ नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे हमारा dx आ जाएगा, -π टू π dx। और यहाँ पे समेशन an, क्योंकि an हमारा कांस्टेंट है, ये इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ये बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन -π टू π cos nx dx, इसके ऊपर लगा दी लिमिट हमने, प्लस समेशन bn बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसकी होगी, sin nx dx, और लिमिट हमारे लगा दी है -π टू +π। नाउ ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं, समेशन -π टू π cos nx dx एंड समेशन -π टू π sin nx dx, इन दोनों की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ज़ीरो आती है। यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने सिंपली लिखना है सिंस इंटीग्रेशन -π टू π cos nx dx इक्वल टू 0 एंड इंटीग्रेशन -π टू π sin nx dx इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाले इंटेग्रल की वैल्यू भी 0 आती है और इसकी वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी, 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, -π टू π fx dx इज इक्वल टू a0 और इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, x। अब देखो हमारे पास क्या वैल्यू आई, -π टू π fx dx इज इक्वल टू a0, ठीक है। और यहाँ से मैंने बताया आपको, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, 1 इंटू डी एक्स है, तो मतलब dx की इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, सिंपली x आएगी, -π टू π लिमिट और a0 आ जाएगा बाहर। तो हमारे पास आ गया a0 इंटीग्रेशन x आई है इक्वल और -π टू +π, दिस इज इक्वल टू a0, हम लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई माइनस पाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा a0 इंटू 2π। सो इसीलिए यहाँ इसने लिखा है -π टू π fx dx इज इक्वल टू a0 इंटू 2π, ठीक है। और बाकी दोनों जो इंटेग्रल्स थे उनकी वैल्यू क्या थी, इसकी भी वैल्यू 0 थी हमारे पास और इसकी वैल्यू भी क्या थी, 0 थी हमारे पास, ठीक है। ये फार्मूलाज हमारे जो हैं ये यूज़ किए ना हमने यहाँ पे, इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई, सो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया a0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2π को इधर ले जाओ, 1/2π -π टू π fx dx, इसको बॉक्स में कर लीजिए, ये हो जाएगा a0 की वैल्यू। तो a0 का फार्मूला हमारा बनता है 1/2π -π टू π fx dx, ठीक है। उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ कोफिशिएंट an को कैसे कैलकुलेट करना है, an को कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन को दोनों तरफ cos mx से मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट करना है बिटवीन द लिमिट्स -π टू +π। अब मैंने इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिख दी है, इस इक्वेशन को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है बाय cos mx और इंटीग्रेट भी करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, -π टू π fx cos mx dx इक्वल टू a0, cos mx से मल्टीप्लाई करें -π टू π cos mx dx प्लस समेशन an बाहर आ गया, यहाँ से आ जाएगा cos mx इंटू cos nx, cos mx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और ये वाला cos nx इंटू dx प्लस समेशन bn यहाँ आ जाएगा, -π टू π यहाँ से आ जाएगा sin nx ये वाला, और cos mx से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इंटू dx। अब यहाँ पे अगेन हम फार्मूला यूज़ करेंगे, सिंस हम ये लिखेंगे -π टू π cos mx dx की वैल्यू 0 होती है, हमें पता है, हमने पहले भी यूज़ की, और -π टू π cos mx cos nx, इसकी दो वैल्यूज़ आती हैं। अगर तो m n के बराबर है, इफ़ m इजिकल टू n, सपोज m इजिकल टू n है, तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर nx, cos स्क्वायर nx dx को जब हम इंटीग्रेट करते हैं cos 2 थीटा का फार्मूला लगा के, और -π टू π उसको जब हम लिमिट लगाते हैं तो उसकी वैल्यू आती है पाई के बराबर। आपको याद रखना है, यहाँ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, रफ में करके आप देख सकते हैं, वैल्यू यही आएगी पाई फॉर m इक्वल टू n। जब m n होगा तो m और n बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर nx इंटू dx। उसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट लगाते हैं तो वैल्यू आती है पाई के बराबर। और m नॉट इक्वल टू n, जब m n के बराबर ना हो तो ये वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और cos mx sin nx की वैल्यू जो है ये भी क्या है, 0 के बराबर होती है फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n, चाहे m बराबर हैं चाहे ना है, ठीक है। यहाँ पे जब m और n इक्वल थे तो ये पाई की वैल्यू देता है, जब हम m और n इक्वल ना हो तो ये वैल्यू होती है इसकी 0, जबकि cos mx sin nx dx जो है इसकी वैल्यू आती है 0 फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ m एंड n। सो अब हमने देखा कि हमने वैल्यू कौन सी लेनी है, फॉर m इक्वल टू n ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू तो हमने लिखी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी,
ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, बचेगा कि सिर्फ क्या, यहाँ से हमारी an और इसकी वैल्यू क्या आई है पाई के बराबर, ठीक है, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर m इक्वल टू n वी हैव, अब m n के बराबर लिया तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है 0 और प्लस ए एन। अब हम समेशन लिखेंगे, इस इंटीग्रेशन की हमने वैल्यू निकाल ली ना, ए एन लिखेंगे इंटू ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू क्या आई है पाई, फॉर एम इक्वल टू एन, हमने लिखा फॉर एम इक्वल टू एन, तो हम पाई वैल्यू ले लेंगे प्लस तीसरे वाले की वैल्यू भी क्या है 0 है, ये लिखा है हमने यहाँ पे, तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू, ये पाई को इधर ले जाओ, 1 अपॉन पाई, ये हो जाएगा ना इधर जाके 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो ए नॉट की वैल्यू थी 1 अपॉन 2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, ए एन की वैल्यू है 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। उसी तरह इवेल्युएशन ऑफ कोफिशिएंट बी एन को कैलकुलेट करना है, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन को दोनों तरफ साइन एम एक्स से मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट करना है बिटवीन द लिमिट्स माइनस पाई टू पाई। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ आ जाएगा एफ एक्स साइन एम एक्स डी एक्स माइनस पाई टू पाई इक्वल टू ए नॉट है, ए नॉट इंटू साइन एम एक्स डी एक्स आएगा सिंपली माइनस पाई टू पाई प्लस समेशन ए एन कॉस एन, यहाँ पे क्या है कॉस एन एक्स है, यहाँ आ जाएगा साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, और यहाँ से आ जाएगा समेशन बी एन इंटू इंटीग्रेशन साइन एन एक्स है इंटू साइन एम एक्स, ये हम लिख देंगे साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। अब अगेन फार्मूला यूज़ करेंगे, साइन एम एक्स डी एक्स जो है इसकी वैल्यू जैसे यहाँ पे कॉस एम एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 थी, उसी तरह इसकी वैल्यू भी क्या आती है 0 के बराबर आती है, माइनस पाई टू पाई साइन एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ये जो हमने दूसरा लिखा है वैल्यू साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 0 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ m एंड n, एंड लास्ट वाला हमारा जो इंटेग्रल है वो है माइनस पाई टू पाई साइन एम एक्स साइन एन एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है हमारी, अगेन अगर हम m इक्वल टू n लें तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एन एक्स, है ना, तो उसको सॉल्व करेंगे लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू आती है पाई फॉर m इक्वल टू n, ठीक है, और m इक्वल नॉट इक्वल टू n हो तो ये वैल्यू हमेशा क्या आती है 0। तो ये चीज़ हम इस इक्वेशन के यूज़ करेंगे। हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ हो जाएगा फॉर m इक्वल टू n, हमें लिखना पड़ेगा फॉर m इक्वल टू n बिकॉज हम ये वाली वैल्यू ले रहे हैं ना m इक्वल टू n वाली। सो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा एफ एक्स साइन एम एक्स था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कहाँ गया, ये साइन एम एक्स था तो ये हो जाएगा साइन एन एक्स, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, ये देखो इसकी वैल्यू 0 आई, इसकी वैल्यू भी 0 आई और इसकी वैल्यू आई पाई, तो बी एन इंटू पाई, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस बी एन इंटू पाई, तो बी एन की वैल्यू आ जाएगी, पाई को ले जाओ इधर 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। सो हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं वो हम लिख सकते हैं कैसे। अब हमारे पास फार्मूलाज आ गए हैं, हमने लिखना है ए नॉट का फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन 2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन का फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। एंड बी एन का फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये फार्मूलाज तीनों आपको जो हैं वो याद रखने पड़ेंगे ताकि जितनी भी आगे फोरियर सीरीज़ हम लिखेंगे फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस के लिए, वहाँ पे ये फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ होते हैं। ए नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स।